ग्लूकोज क्या होता है? अल्डोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? अल्डोहेक्सोज है। सबसे पहले तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी आएगी। इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें 6 कार्बन है और ये कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। अल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है और ये कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। मुझे इतना ही पता है क्योंकि अल्डोहेक्सोज के बारे में हम इतनी जानकारी निकाल सकते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर CHO, यहाँ पर HOH, यहाँ पर OHH, क्योंकि बहुत बार आप लिखोगे तब जाके आपको ये स्ट्रक्चर याद होने वाला है, एकदम से याद नहीं होगा। CH2OH, ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। सारे के सारे OH जो है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर है। केवल जब मैं इसकी नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5 और 6, तो सेकेंड और थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सारे के सारे OH जो है वो राइट हैंड साइड में है। ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डोज होगा। 6 कार्बन है इसलिए हेक्सोज होगा। कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा, इसलिए ये इसके लिए हम ओज यूज कर रहे हैं। बात समझ में आती है क्या? तो ये अल्डोहेक्सोज है हमारा, ठीक है। ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए आराम से। इस स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। एक वर्टिकल लाइन है, बाकी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। फिशर के अंदर एक वर्टिकल लाइन होती है, सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, तो वो हमेशा टॉप पे लिखा जाता है। ये बातें सुन लीजिए आप। फिशर प्रोजेक्शन जो है, एक वर्टिकल लाइन होती है, बाकी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और अल्डिहाइड वाले या कीटोन वाले फंक्शन ग्रुप को टॉप पे लिखा जाता है और नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ की जाती है, IUPAC नंबरिंग। बात समझ में आती है? इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी है। अब यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है? नेचुरली हम ग्लूकोज को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो पहली बात, सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिल जाएगा। सुक्रोज बेसिकली ऑब्टेन कहां से होती है? केन शुगर से ऑब्टेन होती है। जब मैं सुक्रोज को बॉयल करूंगा डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 के साथ, यानी कि मैं किसमें? एसिडिक मीडियम में यहां पर क्या कर रहा हूं? उसको बॉयल कर रहा हूं, यानी कि हाइड्रोलिसिस किस में कर रहा हूं? एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन होगा, वो भी कितने में? इक्वल अमाउंट में, बराबर अमाउंट में। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, वो किसके लिए लिखा हुआ है? सुक्रोज के लिए। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11, ये सुक्रोज है। सुक्रोज का जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर मुझे क्या मिलता है? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज और ये होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मुझे ऑब्टेन होते हैं सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से। बात समझ में आती है? नोट डाउन कर लीजिए आप। पहला तरीका जो हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, इसको नोट करो आप। हाँ भाई, तो पहला तरीका हमने देख लिया यहां पर कि कैसे हम ग्लूकोज को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सुक्रोज। नेक्स्ट तरीका है फ्रॉम स्टार्च। देखो स्टार्च क्या है? हमारे लिए पॉलीसेकेराइड है, और पॉलीसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करके हम मोनोसेकेराइड प्राप्त कर सकते हैं। और कितने मोनोसेकेराइड्स प्राप्त कर सकते हैं? जितने चाहो उतने कर सकते हैं। n नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है वो सारे मोनोसेकेराइड्स एक जैसे हों, हो सकता है वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स बनते हों। तो यहाँ पर जो स्टार्च है, स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज के फॉर्मेशन से बनता है। ग्लूकोज उसके अंदर मोनोमर होता है, बाकी ये स्टार्च जो होता है ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर क्या होता है? हमारा स्टार्च। या फिर सेल्यूलोज की बात करें तो वो भी क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का क्या होता है? यहाँ पर पॉलीमर होता है। तो C6H10O5, यहाँ पर ये क्या है? हमारे लिए स्टार्च का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है या फिर सेल्यूलोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, n नंबर ऑफ वाटर लेके एसिडिक मीडियम में। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 393 केल्विन, 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। सेल्यूलोज स्टार्च का तो ये अपने मोनोमर यूनिट्स में टूट जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स में टूट जाएंगे। हो सकता है एक जैसी मोनोसेकेराइड्स यूनिट हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन यहाँ पर ये इनकी मोनोसेकेराइड यूनिट एक ही जैसी होती है। यहाँ पर ये जो टूटते हैं वो किस में टूटते हैं? ग्लूकोज में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज को पॉलीसेकेराइड, स्टार्च और सेल्यूलोज से भी प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आती है? नोट डाउन। नेक्स्ट,
अब देखो ग्लूकोज की हमने मैन्युफैक्चरिंग तो देख ली, प्रिपरेशन मेथड देख ली, अब ग्लूकोज से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, साथ के साथ ग्लूकोज में जितने भी आइटम लगे हुए हैं, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप, कितने OH ग्रुप लगे हुए हैं, कितने कार्बन है, वो लीनियर चेन में है कैसे हैं, वो सारी बातें हम लोग उसकी केमिकल रिएक्शन से पता कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज से पता कर सकते हैं। ये हमारे लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जिसमें 5 OH ग्रुप है। यहाँ पर आपको मैंने बताया था 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है, मुझे पांचों OH ग्रुप को प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, उसको मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। यहाँ पर ये जो 4 OH ग्रुप है वो चारों के चारों 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये एकमात्र अल्कोहल ऐसा है जो 1 डिग्री अल्कोहल है। इन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकल रिएक्शंस की मदद से। तो आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले तो अगर मैं ग्लूकोज का टॉलेंस या फेलिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये टॉलेंट फेलिंग टेस्ट देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर है, सारे मोनोसेकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, और अल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो टॉलेंट और फेलिंग रिएजेंट क्या करते हैं, टॉलेंट और फेलिंग रिएजेंट आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, आप लोग देख सकते हैं। बाकी सारे अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, केवल अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट से। साथ में यहाँ पर सिल्वर मिरर ऑब्जर्व होगा। आपको पता है टॉलेंस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। जो हमारी टेस्ट ट्यूब होती है उसके साइड में एक परत जनरेट हो जाती है, सिल्वर लेयर जनरेट हो जाती है, तो वो टॉलेंस टेस्ट के साथ होती है। और जब हम लोग फेलिंग रिएजेंट के साथ करेंगे तो ब्रिक रेड यानी कि ईंट जैसा लाल कलर क्यूप्रस ऑक्साइड का हमें देखने को मिलता है। यहां पर ये जो Br2 वाटर है, 2 रिएक्शन मैंने आपको बता दी। Br2 वाटर जो है, Br2 वाटर क्या है हमारे लिए, अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो भी अल्डिहाइड को कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करेगा, और क्या बना देगा, ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। देखो जब भी यहां पर मैं आपको बताऊं, कोई भी यहां पर ग्लूकोज हो या कोई भी मोनोसेकेराइड हो, अगर इसको हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ये कन्वर्ट हो रहा है COOH CHOH होल 4, ठीक है, CH2OH। मैं ये नहीं कह रहा कि 4 यहाँ पर 5 अल्कोहल होने चाहिए, 10 अल्कोहल हो, 12 अल्कोहल हो, 2 अल्कोहल हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी आपने एल्डोज लिया हुआ है, एल्डोज से ऑक्सीडाइज करके अगर ऊपर वाला अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में जा रहा है तो उसको बोलते हैं अल्डोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, अल्डोनिक एसिड। अब यहाँ पर ग्लूकोज जा रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। अगर मेनोज जा रहा होता तो क्या बोलते हैं, मेनोनिक एसिड। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। ये जो Br2 वाटर है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर साइड में हम लोग लिख भी लेंगे इस बात को कि ये क्या है हमारे लिए, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस टेस्ट को यूज करते हैं कि यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, इससे पता चलता है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये जो है हमारे लिए कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऊपर वाला हमारे लिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमें पता है कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया। हमें क्या पता करना है, इसमें क्या प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी है, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड HNO3 होगा वो क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप तक लेके चला जाएगा। तो ऊपर वाला तो कार्बोक्सिलिक में जा ही रहा है, साथ के साथ नीचे वाला भी कार्बोक्सिलिक में चला गया। इसको बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैकेरिक एसिड। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा देता हूं तो यहां पर ये ऊपर वाला COH बन जाएगा और बाकी 2 डिग्री वालों का कुछ नहीं होगा, और नीचे वाला भी COH बन जाएगा। इसको बोलते हैं एल्डेरिक एसिड। क्या बोलते हैं, एल्डेरिक एसिड। अगर ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के लिए ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड HNO3 के लिए इसको सैकेरिक एसिड बोल दिया। ये किसके लिए टेस्ट हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। इससे ये पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी मौजूद है, और वो कहाँ है, बिल्कुल टेल पे। फिर यहां पर देखो आप वापस से ग्लूकोज लिखा हुआ है हमारा
है ना। हम ग्लूकोज की चर्चा कर रहे हैं, हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर मैंने आपको फिशर के अंदर बना के बताया था वही ग्लूकोज है। यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस HI के साथ हीट कर रहे हैं। और रेड फॉस्फोरस HI जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको किस में रिड्यूस कर देता है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में रिड्यूस कर देता है। तो जितने भी एल्डिहाइड अल्कोहल होंगे उनको किस में रिड्यूस कर देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में, जिससे यहाँ पर स्ट्रक्चर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एन हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन निकल के आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये लीनियर चेन होती है 6 कार्बन की। ये क्या होती है, 6 कार्बन की लीनियर चेन होती है। ये कौन प्रूव कर रहा है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI, जो कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर यहाँ पे सोडियम अमलगम वाटर जो है, सोडियम अमलगम वाटर किस लिए यूज होता है, इस अल्डिहाइड को रिड्यूस करने में काम में आता है। जैसा जिंक HgHcl जो होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन जो होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन किस लिए काम में आता है, अल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में ले जाने के काम में आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस में काम में आता है, अल्डिहाइड को किस में ले जाने के काम में आता है, अल्कोहल में। वैसे ही सोडियम अमलगम वाटर जो है वो अल्डिहाइड को कहाँ ले जाएगा, अल्कोहल में ले जाएगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज से ग्लूकीटोल, जिसको सॉर्बिटोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉर्बिटोल भी बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं CHOH होल 4 CH2OH, मैं ये नहीं कह रहा कितने ही OH हो यहाँ पर, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट भी ले लो। अगर ये एल्डोज है आपका तो एल्डोज को सोडियम अमलगम वाटर के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH2OH CHOH होल 4 CH2OH, आपका बनेगा एल्डिटोल। क्या बनेगा, एल्डिटोल बनेगा। ग्लूकोज है तो ग्लूकीटोल, ग्लूकीटोल को सॉर्बिटोल भी बोलते हैं। क्लियर होता है क्या, नोट कर लीजिए। रिडक्शन रिएक्शन से है, इससे पहले वाली ऑक्सीडेशन थी, ये रिडक्शन रिएक्शन से। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि यहाँ पर 6 कार्बन है, 6 कार्बन की लीनियर चेन है। अब देखो नेक्स्ट है ऑक्साइम फॉर्मेशन। यहाँ पर NH2OH है, आपको मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ा रखी है, जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कराते हैं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है और क्या बन जाता है, C डबल बॉन्ड NOH बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। किसके साथ रिएक्शन कराइए, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन कराइए। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराओगे तो यहाँ पर ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ पर ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फिर से हुआ है, किससे हुआ है, ऑक्साइम के फॉर्मेशन से हुआ है। यहाँ पर इसने ऑक्साइम बनाया है, जिससे बात पता चली है कि यहाँ पर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे मौजूद है। ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अगेन HCN अगेन क्या करेगा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसकी रिएक्शन अगर मैं HCN के साथ करा रहा हूँ, H+CN-, कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ी थी हमने। यहाँ पर ये डेल्टा प्लस होता है, डेल्टा माइनस होता है, इसको तोड़ते हैं, प्लस के पास माइनस रखते हैं और माइनस के पास प्लस रखते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, OHCN, जिसको बोला जाता है साइनोहाइड्रीन। क्या बोला जाता है, साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हुआ है। अगेन टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड पता करने के लिए, कार्बोनिल कंपाउंड का यहाँ पर फंक्शन ग्रुप मौजूद है वो पता करने के लिए हमने क्या कराया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई, HCN के साथ ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनाया। नोट कर लीजिए, सब टेस्ट है एल्डिहाइड कीटोन फंक्शन ग्रुप फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटाइलेशन। ये अगेन टेस्ट है, टेस्ट टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप्स हैं वो हम पता कर सकते हैं यहाँ पर, किसके द्वारा, यहाँ पर एसिटाइलेशन करवा के हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कोई भी अल्कोहल है, मान लो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन में CH3COCl के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ अटैक करके इसको निकाल सकता है। क्या बनाएगा, ROH पॉजिटिव COCH3, और जो Cl माइनस यहाँ से निकलेगा वो Cl माइनस इस H को लेगा, HCl बाहर, क्या बन जाएगा, ROCOCH3 बन जाएगा। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या पता करना है मुझे, ध्यान से सुनना। एक हाइड्रोजन हटाया मैंने, ROH में से एक हाइड्रोजन हटाया और इसमें क्या जोड़ दिया, COCH3 जोड़ दिया। ध्यान से देखना, ROCOCH3 जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन हटाया, COCH3 जोड़ दिया। यहाँ पर मोलिकुलर वेट में अंतर आएगा। COCH3 का मोलिकुलर वेट कितना होगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 है और एक ऑक्सीजन है। 2 कार्बन है,
हाइड्रोजन 3 है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो C2H2O हो गया, C2H2O हो गया। यहाँ पर C2H2O का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकाल लूंगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा, 12 2 जा 24 प्लस 2 प्लस 16, यानी कि कितना निकल के आएगा यहाँ पर 26 36 42 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 42 मॉलिक्यूलर वेट निकल के आएगा। तो जितने अल्कोहल के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर 42 का मल्टीप्लिकेशन अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 OH ग्रुप हैं, वो किस बात से पता चल रहा है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस आ जाएगा 42 × 5 का। अगर इतना डिफरेंस आ गया तो 5 अल्कोहल ग्रुप है। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ C6H12O6, इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो इसका क्या होगा, C6H12O6 प्लस 5 टाइम्स C2H2O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 5 मोल C2H2 मतलब 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होंगे यहाँ पे, है ना। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ OH ग्रुप्स क्लियर होती है के बाद जितने OH ग्रुप उतनी बार एसिटाइलेशन, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा C2H2O से, एक OH के लिए एक C2H2O, 2 के लिए C4H4O2, ठीक है, और हर एक OH के लिए 42 मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ जाएगा। अब मोनोसैकेराइड्स में कॉन्फ़िगरेशन देना होता है, क्या देना होता है, मोनोसैकेराइड्स को कॉन्फ़िगरेशन देना होता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होगा वो डी, आपने देखा होगा डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, तो वो डी और एल क्या है, कैपिटल डी कैपिटल एल क्या है, वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगेन उठाई हुई है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन। ये जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो प्लस साइन है यहाँ पर, ये जो प्लस साइन है, प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी मैंने आपको बताया था जब अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरान चैप्टर पढ़ा था। अगर प्लेन पोलराइज राइट क्लॉकवाइज घूमती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो लीवो रोटेटरी होता है। और ये होता किसके लिए है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए। जो कंपाउंड कायरल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वही तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी होगा। बात समझ में आती है। तो प्लस साइन बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को बताता है, जबकि यहाँ पर डी जो है वो डी क्या बताता है, कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। यानी कि कैपिटल डी और स्मॉल डी में नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है भैया। एक तो आपको बता रहा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, दूसरा आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है। इट मे बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो, देखो यहाँ पे आ गया, डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। कैपिटल डी कैपिटल एल का कोई रिलेशन नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, उसका रिलेशन किससे है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी से। द मीनिंग ऑफ डी एंड एल नोटेशन इज गिवन एज फॉलोज, द लेटर्स डी एंड एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर्स का रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे डी और एल क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेटिवली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बात समझ में आती है आपको। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड है। प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड आपको क्या बता रहा है, प्लस बता रहा है आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर, और माइनस आपको क्या बताता है, लीवो रोटेटरी। ठीक है, प्लस आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताता है, माइनस आपको लीवो रोटेटरी बताता है। अब देखो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे देना होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल देना होता है OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ये जो फिशर बना हुआ है इसमें ये OH ग्रुप जो लगा हुआ है ये किस तरफ लगा हुआ है उसके हिसाब से हमें डी और एल देना होता है। अगर ये करेक्ट फिशर बना हुआ है तो अगर राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप है तो ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, क्या होगा, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। और अगर ये लेफ्ट साइड पे बना हुआ है तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, क्या होगा, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा। और ये जो एल और डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होते हैं, अगर इनके बीच में मैं मिरर डाल दूं तो ये एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेजेस। और कैसी मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी डी और एल कॉन्फ़िगरेशन किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का होता है तो वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखा हुआ है, OH ग्रुप राइट में लगा हुआ है।
अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाए, यहां पर तो एक सिंगल OH ग्रुप था, एक से ज्यादा OH ग्रुप लग जाए तो उस केस में हम लोगों को D और L कैसे देना होता है। यहां पर आप देखोगे तो बहुत सारे OH ग्रुप हैं, सबसे लास्ट OH ग्रुप, सबसे लास्ट कायरल सेंटर वाले का जो OH ग्रुप होता है, सबसे लास्ट कायरल सेंटर वाले का जो OH ग्रुप होता है, अगर वो राइट में लगा है तो D होगा और अगर लेफ्ट में लगा है तो L होगा। बात समझ में आती है। तो जब बहुत सारे OH हो तो सबसे लास्ट वाले कायरल सेंटर के हिसाब से आते हैं, जबकि एक OH ग्रुप होता है फिर उसी हिसाब से दे देते हैं।